Good evening, student. So today we will discuss about the numerical problems of class 11's first chapter as well as the revision of the first chapter. So you have studied about the molecular formula and empirical formula. When you calculate the empirical formula, you have to make a table. After that you got a empirical formula. From that you can prepare a molecular formula. So dear student, how you will find the molecular formula and empirical formula? There is a formula to getting the molecular formula, that is N is equals to relative molecular mass upon empirical फार्मूला मास. जब आप एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं तो उस एम्पिरिकल फार्मूला का हम मास निकालते हैं. उस एम्पिरिकल फार्मूला को हम मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास बोलते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो कि क्वेश्चन में दिया जाएगा, उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करके n की वैल्यू निकालते हैं. n की वैल्यू निकालने के बाद हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करते हैं. सो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू एम्पिरिकल फार्मूला होल n. मीन्स ये जो वैल्यू यहाँ पे हमने n निकाली है, उस वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं और उसका मल्टीप्लाई फिर हम एम्पिरिकल फार्मूला में करते हैं, तो हमको उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाता है. इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई है और आपको सेंड भी करी है. अगर आपको एम्पिरिकल फार्मूले में प्रॉब्लम आ रही है तो उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आप पता चल जाएगा कि आपको एम्पिरिकल फार्मूला कैसे फाइंड आउट करना है. कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, और जब क्वेश्चन में रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया होता है तो फिर हमको उसकी जगह पे रिलेटिव वेपर डेंसिटी दी जाती है. रिलेटिव वेपर डेंसिटी. तो हम फिर कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे? तो पहले हम रिलेटिव वेपर डेंसिटी को देखिए. रिलेटिव वेपर डेंसिटी को शॉर्ट में VD लिखते हैं. पहले हम रिलेटिव वेपर डेंसिटी से रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं. उसके लिए फार्मूला है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी. 2 से मल्टीप्लाई करके हम उसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं, और जब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं फिर हम यहाँ पे पुट करते हैं. यहाँ से हम n निकालते हैं, फिर ये हम आपको यहाँ पे n की वैल्यू को पुट करेंगे. सो अगर आपको मॉलिक्यूलर मास दिया है डायरेक्टली तो हम एम्पिरिकल फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल करके n निकालेंगे, और मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है अगर आपको, तो हम पहले वेपर डेंसिटी से रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, फिर n निकालेंगे, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे पुट करेंगे n की वैल्यू को. देखिए क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे हैं आपको. एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड is CH2O and its relative vapor density is 90. यहाँ पे हमको रिलेटिव वेपर डेंसिटी 90 दी गई है, हमको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया गया है. फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला. फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला. सो हाउ यू विल डू? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास. आंसर होगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी. सो 2 इंटू 90, दैट्स इज इक्वल्स टू 180. नाउ हम ये एम्पिरिकल फार्मूला जो दिया है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे. सो एम्पिरिकल फार्मूला मास दैट्स इक्वल टू 12 plus 1 into 2 plus 16.
So 12 plus 2 plus 16 that's equal to 30. इसके बाद स्टूडेंट हम n निकालेंगे इस फार्मूले का यूज़ करके, रिलेटिव मालिकुलर मास अपान एम्पिरिकल फार्मूला मास. So n is equals to, what is relative molecular mass? This is relative molecular mass 180 upon 30. So you will get 6. कभी कभी स्टूडेंट क्या होता है कि यहाँ पे पॉइंट में आंसर आ जाता है, 0.6, 0.1 आ गया या 5.9 आया, तो हम उसको राउंड करके इंटीजर में चेंज कर लेंगे. नाउ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू एम्पिरिकल फार्मूला होल n. एम्पिरिकल फार्मूला आपको दिया गया था CH2O whole 6. So what will be the molecular formula? C6H12O6. Okay students, in this way अगर आपको सीधे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास दिया जाता क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप सीधे, फिर हमको ये ज़रूरत नहीं थी इस फार्मूले को यूज़ करने का, और हम डायरेक्टली इस फार्मूले को लगाते, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करते और फिर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं. तो अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे. ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 1, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CHO if relative molecular mass is 58, what will be its molecular फार्मूला. ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और आपको कमेंट सेक्शन में भेजना है या हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे जो बच्चे जानते हैं वो उस पर भी भेज सकते हैं. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उस पर वो क्वेरीज भी कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट व्हाट वी हैव टॉट टू यू एंड वांट टू रिवाइज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट. Suppose you want to find the percentage of any element in the given formula. So first of all what we have to do, first of all we have to calculate the molecular mass. Suppose formula is given to you, that is CaCO3, and you want to calculate the percentage of oxygen. So what we have to do, first of all we find the molecular mass of this compound. So molecular mass of CaCO3 is equals to, हमें एटॉमिक मास की वैल्यूज़ को पुट करना है यहाँ पे, Ca40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, 40 प्लस 12 प्लस 48 दैट्स इक्वल टू 100. इसका मॉलिक्यूलर मास 100 आ गया है. अब आप इसमें से किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज फाइंड आउट करना चाहते हैं. सपोज आप ऑक्सीजन का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन कैल्शियम कार्बोनेट और CaCO3. सो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दैट्स इज इक्वल्स टू, व्हाट वी हैव टू सी, यहाँ पे फार्मूले में कितनी ऑक्सीजन है, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम. There are 3 oxygen, so you have to write 3 here. Then write the atomic mass of oxygen, that is 16 upon molecular mass, that is 100, and you want to calculate the percentage, so multiply by 100. So it is by chance it is 100, so it will be cut by this. So you is 48%. इसका मीनिंग ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन की परसेंटेज 48% है. अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट बनाना चाहते हैं तो आपको 3 एलिमेंट्स लेना पड़ेगा
उस 3 एलिमेंट्स के कंपोजिशन में जितना भी आप ले रहे हैं 48% ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, और बाकी एलिमेंट भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने कितने परसेंट में लेना है। ये कुछ ज़्यादा ही इजी क्वेश्चन हो गया है। एक क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। दिस इज CuSO4.5H2O copper sulfate, and question is calculate the percentage of oxygen in CuSO4.5H2O. So dear student, what we have to do? First of all, we have to find the molecular mass of this compound. So molecular mass of this compound CuSO4.5H2O, that's equal to atomic mass of Cu is 64 plus 32 plus 16 into 4. This dot means not multiply, this is means addition, plus 5 in bracket 1 into 2, 1 is hydrogen, plus 16. See here, so it is 64 plus 32 plus 64 plus 5 into 18. So you will get 250. This is the molecular mass of copper sulfate. Now dear student, what we have to do? We have to find the percentage of oxygen. Very important, little bit technical also, because when you will observe, right, when you will write the percentage of oxygen, so you have to write the number of oxygen atom. As here you are seeing that there are 3 oxygen, you have taken 3 here, and then you have to write the atomic mass of oxygen. यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है इस फार्मूले में, वो हमको यहाँ पे लिखना है। कभी क्यों ये इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं, इसको 4 ले लेते हैं, 4 ही लिख देते हैं जल्दीबाजी में, या 415 लिख देते हैं। ये 4 हैं और ये 5 हैं, टोटल कितने हो गए? 9 हो गए, 4 and 5. सो वी हैव टू राइट 9 into 16 upon 250. 250 why I am writing? Because it is molecular mass. We have to write in the denominator place molecular mass, and for percentage that should be 100. Now cut by this as 0, 5 5s are 25, 5 2s are 10. So multiply this. This is 9 2s are 18, and 18 multiplied by 16, 18 6s are 108, 8 carry, 18 1s are 18, and 10. So answer will be 5 5s are, and 3 left, 5 7s are, and 3 left, 5 6, like this percent. So I think student, you have got how to find the percentage of element in any formula. And see here in this, what you have to do, we have to find the percentage of oxygen. So we have calculated the number of oxygen totally 4 and 5, that's mean total 9. अगर यहाँ पे आपको कॉपर का परसेंटेज निकालने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ कॉपर का 1 एटम है, और आप यहाँ पे लिखेंगे 1 into 64 upon 250 into 100. और अगर आपको इसी क्वेश्चन में वाटर का परसेंटेज निकालने के लिए बोला जाए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सो देयर आर 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सो यू हैव टू राइट 5 into 18 upon 250 into 100. और अगर आप परसेंटेज नहीं निकालना चाहते हैं, आपको कोई क्वांटिटी दी गई है, उसमें पूछा जा रहा है कि इसमें कितने ग्राम या किलोग्राम सल्फ़र है, कॉपर है, ऑक्सीजन है। सपोज़ जैसे आपसे बोला जाए कि 500 ग्राम कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड में कितनी ऑक्सीजन है,
तो आप वहाँ पे फिर 100 नहीं रखेंगे यहाँ पे परसेंटेज की जगह पे, और आप यहाँ पे वो क्वांटिटी रख देंगे 500 जितने निकालना चाहते हैं, तो आपका जो आंसर आएगा फिर वो परसेंटेज में नहीं आएगा, वो फिर वो ग्राम में आ जाएगा। सो स्टूडेंट, नाउ आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन टू डू, ओके। So student, you have to write the question number 2 here. Question number 2 is find the percentage of water in Na2CO3 dot 10H2O. Now one more question I am giving to you to do. Question number 3. What mass of nitrogen will be in 50 kilogram urea? Formula I am giving to you, NH2CO NH2. Now I want to tell you another topic. If you want to find the vapor density of any gas, suppose you want to calculate the vapor density of any gas, so what we have to do, first of all you have to find the molecular mass. Suppose calculate the vapor density of HCl gas. So what we have to do, at STP it is compulsory to write molecular mass of HCl, that's equal to 1 plus 35.5. We take the atomic mass of hydrochloric Cl atom is 35.5. So 36.5 is the molecular mass of HCl. What is the vapor density of this? Vapor density, that's equal to molecular mass upon 2. At what cases it will be? It will be only in case of at STP, standard temperature and pressure. So 36.5 divided by 2. So 2 ones are 2, 2 8s are 16, and 2 2s are 4, 18.25. But at what condition? If it is not given here is standard temperature and pressure, so we can't apply this formula and you can't find the vapor density. For calculation of the vapor density of any gas at different temperature and pressure, you have to use another formula. So what conclusion you will get from this vapor density? As you know, you can identify the gas is lighter than air or heavier than air. आप बता सकते हो कि ये गैस एयर से हल्की है या भारी है, और उससे हमें मिलेगा क्या? आप घर में देखते हैं कभी कुछ होता है तो कुछ गैसेस ऊपर की तरफ जाती हैं और कुछ गैसेस नीचे की तरफ आती हैं। नीचे की तरफ आने का मीनिंग ये कि बहुत मुश्किल से ऊपर की तरफ जा रही होती हैं, कुछ गैसेस अपने आप ऊपर की तरफ भाग रही होती हैं, और कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो आपकी नोज़ की तरफ आ रही होती हैं, जल्दी से ख़त्म नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो उससे हैवियर हैं। तो ये गैस एयर से हैवियर है या लाइटर है, कैसे पता चलेगा? ये उसकी वेपर डेंसिटी से पता चलेगा। एयर की वेपर डेंसिटी होती है 14.4, और अगर किसी की वेपर डेंसिटी एयर की वेपर डेंसिटी से ज़्यादा होती है, दैट्स मीन दिस 18.25, ये ज़्यादा है, इसका मतलब ये हैवियर है और ये मुश्किल से ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, ये कहिए आप मान के। तो HCl is heavier than air, you can say, because its vapor density is 18.25. अगर हम CH4 की बात करें, methane gas, so its molecular formula is this. So molecular mass of methane is 12 plus 1 into 4. So this will be 16.
16 is the molecular mass. So vapor density 16 upon 2, that's mean 8. So it will be lighter or heavier. ये भारी होगी या हल्की होगी? This is lighter than air because its vapor density is lower than this. So dear student, now you have to write the question number 4. You have to do the question number 4. Find the vapor density of NH3 gas and NH3 is lighter or heavier than air. And question number 5, write the formula to find the vapor density of any gas at different temperature and pressure. This I have explained in earlier video. I think you have got everything, and you have to do now these 5 questions and submit in the morning. So dear student, if you are having any problem, because your exams will be going on and shortly you have to give the test of chemistry first chapter. Okay student, thank you, good night.